हाल ही में नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे दक्षिण एशिया को झकझोर कर रख दिया है। इस आपदा में बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। रेस्क्यू वर्क अभी भी चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बाढ़ सामान्य बारिश का नतीजा नहीं थी, बल्कि ग्लेशियर टूटने, बर्फ और चट्टानों के अचानक खिसकने, दरकने और टकराने जैसी घटनाओं से पैदा हुई, जिसने कुछ ही मिनटों में नदियों का जलस्तर कई गुना बढ़ा दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय एक टिक टिक करता टाइम बम बनता जा रहा है। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर एकलव्य शर्मा हैं, फॉर्मर डीडीजी हैं आईसी मॉड, जिसको पूरा मैं इसको फैला के आपको बताता हूँ। आईसी मॉड का इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, और हिमालय की पारिस्थितिकी इकोलॉजी पर इन्होंने लंबे समय से 40 सालों से काम किया, उससे ज़्यादा सालों से। क्लाइमेट चेंज के जाने माने विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत करता हूं मैं। नमस्कार। सर, सबसे पहले बताइए कि जो नेपाल में बाढ़ आई अभी से ठीक 2 दिन पहले, भयंकर विनाशकारी, क्या इसे हम एक आइसोलेटेड घटना माने, आइसोलेटेड इवेंट माने, या माने कि हिमालय में एक नए पैटर्न की शुरुआत के लक्षण हैं ये? ऐसे तो ये एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। अगर हम देखें, जो हम इसी मोड आपने रेफर किया, जब हम वहाँ काम करते थे तो हमने सबसे पहले तो देखा कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ हिमालय में उसका इम्पैक्ट क्या है और हिमालय में क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, हिमालय में जो है ना, जितना आप एलिवेशन ऊपर जाते हैं उतना रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा होता है। तो हमने पेरिस में 1.5 डिग्री में एग्री कर लिया था वर्ल्ड में कि हम 2100 में ऐसा इमिशन कम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में जाएंगे, ताकि 1.5 डिग्री हम 2100 में पहुंचेंगे। लेकिन उतना उस तरह से ग्लोबली काम नहीं हुआ। तो जो है कि वो टेम्परेचर 1.5 तो हिमालय के लिए ऑलरेडी टू हॉट है, 2.1 डिग्री। और वो 1.5 2100 में पहुंचने से पहले ही अभी 2030 के आसपास उतना पहुंच रहा है, 70 साल पहले। तो इससे आप इमेजिन करिए हिमालय कैसे किस रेट से वार्मिंग हो रहा है। एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। हमने 1990 से लेकर 2010 तक हमने हिमालय में ये जो ना ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स बोलते हैं, जिसको लेक बनता है ना, ग्लेशियर मेल्ट होके लेक बन रहा है। अभी का नेपाल की स्थिति में भी आज सेकंड डे में वो जो है कि मोरेन वो करके एक लेक जैसा बना है, लेकिन ये ग्लेशियर लेक नहीं। ग्लेशियर लेक तो और ऊपर नेचुरल ग्लेशियर्स मेल्ट होने पर होता है। तो उस तरह का जो है कि 1990 में था, वो बढ़ के 4500 हो गया। अब 24 में 8000 ऐसा लेक जो है कि हिमालय क्षेत्र में। आपने देखा होगा केदारनाथ में 2013 में 2013 साल में केदारनाथ का इवेंट जो हुआ, वैसे ही ऊपर ग्लेशियर लेक केदारनाथ के ऊपर बर्स्ट होके ये इंसिडेंट हुआ। केदारनाथ कितना भयंकर था, करीब 6000 लोग मरे, करीब 6000 लोग मिसिंग। तो ये वाला इम्पैक्ट केदारनाथ में हुआ। उसके बाद रिपीटेडली बहुत हो रहा है। तो ये एक इवेंट नहीं है। 21 में उत्तराखंड में हुआ, 23 में सिक्किम में टिस्टा रिवर के ऊपर जो है कि इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन आप देखें, कोई ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो रहा है, कोई केस में जैसे कि ये जो है कि बहुत बड़ा जो है कि ग्लेशियर रॉक वो जो है कि फेलियर होके नीचे इतना नीचे आके ये प्रॉब्लम किया। सो ये इसका मूल कारण क्या है कि हिमालय का ऊपरी क्षेत्र बहुत जल्दी ज्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है, तापमान वहां बढ़ रहा है, और ग्लेशियर मेल्टिंग फास्ट भी हो रहा है। और ग्लेशियर मेल्टिंग के साथ साथ ये बड़े बड़े जितने भी ग्लेशियर्स हैं और हाईली स्लोपी हिमालय होने के कारण अगेंस्ट द ग्रेविटी वो फेलियर हो जाता है, क्योंकि अंदर लूज होते जा रहा है हीट के कारण और ग्लेशियर मेल्टिंग के कारण। सरकारें नेपाल, हिंदुस्तान, चाइना, आप इसमें तिब्बत को भी जोड़ सकते हैं,
लेकिन जो 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 पॉलिसी मेकर्स हैं, जो सत्ता में हैं, जो नीति नियंता लोग हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये नेचुरल डिजास्टर की तरह काम कर रहा है। क्या ये सही आकलन है? और ऐसा करके ऐसा बोल के कहीं हम क्लाइमेट चेंज की भूमिका को सप्रेस तो नहीं कर रहे हैं? मतलब क्लाइमेट चेंज की भूमिका को थोड़ा सा हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा है क्या? ये देख लीजिए, इसमें दो एंगल से हमको देखना होगा। पहले एंगल है कि ये सही नहीं, हमने 350 साइंटिस्ट को लेकर 2014 से लेकर 2019 तक फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट किया। उसमें एक सेक्शन पूरा क्रायोस्फीयर का मतलब होता है आपका ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो आपका लेक है और परमाफ्रॉस्ट, इसमें स्टडी कराया चेंज। तो वो पूरा स्टडी 5 इयर्स में 350 साइंटिस्ट ने जो किया है, तो उसमें क्लियरली एविडेंस फर्स्ट जो है ये 8 देशों का, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ICIMOD, 8 देशों ने इसको क्लियरली दिखाया कि ये जो है कि एक्चुअली क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ टेम्परेचर राइज हो रहा है। और ये कब स्टडी की थी, कब स्टडी की शर्मा साहब, कब? इसका जो छपा ग्लोबली और बहुत मीडिया में भी आया 2019 में, 2019 साल में स्प्रिंगर नेचर में ये पब्लिश हुआ। और ये हमने 8 देश के साथ इसका जो फाइंडिंग है उसके साथ रीजनल कॉल फॉर एक्शन बनाया। और वो एक्शन 8 देश मिलके ऑल मिनिस्टर्स ने साइन भी किया हुआ है, वो डिक्लेरेशन अक्टूबर 15, 2020 में। उसके बेसिस में इस मोड से ये काम चल रहा है। तो ये क्लियरली है कि एक तो आपका एंगल से ये ग्लोबल टेम्परेचर राइज होने के कारण हो रहा है, लेकिन आई थिंक ये लोकल जो हमारा गवर्नमेंट है उनका कंसर्न ये है कि हिमालय क्षेत्र से वो एमिशन, टेम्परेचर राइज का एमिशन यहां से नहीं हो रहा है। जैसे कार्बन जो एमिट करते हैं वो तो ग्लोबल मिक्स में एटमॉस्फेयर में जाता है, कहीं और कर देगा तो टेम्परेचर पूरा पृथ्वी में राइज होगा, लेकिन कहीं और का इम्पैक्ट यहाँ हो रहा है। जैसे भूटान में देखिए कार्बन एमिशन देखेंगे तो नेगेटिव है। हाँ, कार्बन जो है वो ज्यादा उसका फॉरेस्ट उसको सिक्वेस्ट्रेट करता है, वो ज्यादा की एटमॉस्फेयर में रिलीज करने का। उसी तरह से हमारे इंडियन हिमालयन स्टेट्स भी है और कंट्रीज भी वो कार्बन न्यूट्रल है। तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग में लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और लोगों के कारण हमको हाई इम्पैक्ट हिमालयन क्षेत्र में हो रहा है और टेम्परेचर राइज जरूर हो रहा है। हम ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट हिमालय में बहुत ज्यादा है। ये हॉटस्पॉट है, बहुत ज्यादा जो है टेम्परेचर राइज ज्यादा हो रहा है। उससे टेम्परेचर राइज के साथ साथ डिजास्टर्स भी बहुत बढ़ गए, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी सब बढ़ गए। अच्छा, ये आप शर्मा साहब, ये खतरा केवल हिमालय रीजन में है या ये खतरा आपको बाकी जो दुनिया की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे मान लीजिए यूरोप में आप आल्प्स का एग्जांपल ले सकते हैं, आप साउथ अमेरिका में एंडीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं, तो क्या केवल हिमालय ही वल्नरेबल है या दुनिया की बाकी जो माउंटेन रेंज हैं वो भी इक्वली वल्नरेबल हैं? नहीं, सभी माउंटेन रीजन इक्वली वल्नरेबल है, लेकिन हिमालय इतना बड़ा है, इतना मैग्निफिसेंट है, और हिमालय जितना बड़ा तो और कोई नहीं है। और अब एंडीज है, लंबा है। हाँ, और यूरोप में भी जाइए, जहाँ स्कीइंग पहले होते थे विंटर में, अब सब नहीं हो रहा है, सब शिफ्ट हो गए, बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गए। गर्मी कितना हो रहा है जो है यूरोपियन माउंटेन्स में, अब चेंज हो गया टोटली। लेकिन हिमालय इतना बड़ा है, और सबसे बड़ा हिमालय क्या है, ये 8 देश जो हिमालय क्षेत्र को वो करते हैं, उसके जो हिमालय क्षेत्र में लोग रहते हैं 250 मिलियन, 25 करोड़ लोग रहते हैं। लेकिन डाउन नीचे जो है उसका इम्पैक्ट ज्यादा नीचे होता है। जैसे कि अभी नेपाल में ये और तिब्बत में ये प्रॉब्लम आया, लेकिन बिहार में लोग डिस्प्लेस्ड हो गए, देख लीजिए, है कि नहीं। इसको तराई जो बोलते हैं, जो बेसिन्स हैं उसमें 200 करोड़ लोग हैं, 2 बिलियन पीपल। तो हिमालय से डायरेक्टली 2 बिलियन पीपल का ये जो है आपदा, और इसमें जो है कि रिस्क, हाई रिस्क है। और हिमालय से 10 नदियां निकलती हैं, जैसे कि आप गंगा बोलिए, गंगा हम एक बोल रहे हैं, लेकिन जितना भी नेपाल से रिवर आ रहे हैं और हमारा जो है कि उत्तराखंड से, वो सब गंगा में जाता है, उसको हम एक ही रिवर बोल रहे हैं। इस तरह से 10 बड़े बड़े रिवर है। तो आप सोच लीजिए, और सब ट्रांसबाउंडरी रिवर है,
कि एक देश में निकल शुरू होता है और वो जाके 2-3 कंट्री तक उसमें जैसे कि गंगा में आप नेपाल, इंडिया, सम पार्ट्स ऑफ चाइना, उसके बाद बांग्लादेश, उसी तरह अच्छा। टीस्टा में जी इंडिया में और बांग्लादेश। जी जी। अच्छा सर, ग्लेशियर कोलैप्स करना, जो लैंडस्लाइड की बातें हम करते हैं, क्या जो ओवरऑल पिक्चर आप देखते हैं, क्या ऐसा कह सकते हैं कि हिमालय जो है साइंटिफिकली एक बहुत अनस्टेबल माउंटेन रेंज हो गया है, या पहले भी ऐसा ही था? देखिए, अब हिमालय कैसे का उत्पत्ति हुआ? अगर हिमालय देखेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड है, जो हमारा 33C था, गंगा के उसमें 33C था। जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, सो पेनिनसुलर इंडिया, जो हमारा साउथ इंडिया है, सब है ना, पेनिनसुलर इंडिया, ये जो है कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से के तरफ पहले गया, उसके बाद मुंह के इधर आया, और यहाँ जो सी था 33C, उसमें आके टकराने लगा, और ऊपर जो है टिबेटन प्लेटो, वो यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, वो उधर था, और वो तो बिल्कुल सॉलिड है, नहीं हिल रहा है। तो हिमालय हमेशा पुश कर रहा है जो लैंड मास, और वो लैंड मास से हिमालय निकलना शुरू हो गया। अभी भी हिमालय अनस्टेबल इसलिए कि वो टेम्परेचर क्या नाम है, हाइट राइज हो रहा है, और वो प्रेशर अभी भी जो है पेनिनसुलर इंडिया और लोअर इंडिया से वो पुश हो रहा है। इससे ही अर्थक्वेक आता है आपका पूरा ना, उसमें एनर्जी एक्यूमुलेट होता है, इसलिए अर्थक्वेक जोन है ये बहुत हाई अर्थक्वेक जोन है, और स्लोप बहुत ज्यादा है, और बारिश जो है आपका मानसूनल रेंज ईस्टर्न पार्ट में इतना ज्यादा होता है, और वेस्टर्न में आपका वेस्टर्ली आता है, और ये सब देखते हुए हाई रेनफॉल और ये अनप्रेसिडेंटेड टेम्परेचर राइज से एयर सर्कुलेशन, आपका वेदर पैटर्न सब चेंज होता है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, और हिम मतलब इस तरह से स्नो मेल्ट ज्यादा हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं। सो इट्स वेरी अनस्टेबल हाई एल्टीट्यूड, और उसका इम्पैक्ट जो है कि डाउनस्ट्रीम। और ये सब में क्या हुआ कि हमारा प्लानिंग जो होना चाहिए, अब रिवर बेसिन प्लानिंग होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। मैं तो सोचता हूँ कि अलग अलग कंट्री के लिए होल एक रिवर बेसिन को लेकर कोऑपरेशन प्लान बनाना चाहिए, सोचना चाहिए, डेटा शेयर करना चाहिए। अच्छा है रीजनल ऑल 8 कंट्री का करें, क्योंकि अगर हम विकसित भारत होना है 2047 में, हिमालय को बचाना है, क्योंकि जो हमारा जो रिवर बेसिन हम बोल रहे हैं, ये सब रिवर बेसिन से 3 to 4 बिलियन 300 से 400 करोड़ लोगों के लिए फूड उत्पादन होता है। ये फुटबॉल ऑफ द वर्ल्ड प्लैनेट है। तो इतना इम्पोर्टेंट ये हो के कारण हमको हिमालय बचाना है, तो इसलिए रिवर बेसिन मैनेजमेंट अप्रोच से, और हाई एल्टीट्यूड में ग्लेशियर्स और ये जिस लेवल पे मॉनिटरिंग होना है, वो मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा इश्यू ये है, इसमें हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे समय में क्या, जब फ्लैश फ्लड की हम बात करें, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया, सिक्किम का एग्जांपल दिया, केदारनाथ का एग्जांपल दिया, 2-3 और एग्जांपल आपने दिया, क्या फ्लैश फ्लड्स अब एक न्यू नॉर्मल बन गए हैं, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऑलमोस्ट ये सिचुएशन आ गया। सब देख लीजिए, एक साल में कितने जगह हो रहा है ना, हिमालय क्षेत्र में बहुत ज्यादा फ्लैश फ्लड्स आ रहा है, सब रिवर्स में आ रहे हैं, और बहुत से जगह तो आप ऐसा देखेंगे सीजनल रिवर्स भी हो गए हैं। क्या होता है कि विंटर में देयर इज नो रेन, बिल्कुल पानी नहीं होता है, तो बिल्कुल वो नदी में उसमें पानी नहीं होता है। जब बरसात में हुआ, एकाएक फ्लैश फ्लड आके ऊपर से पूरा डेब्रिज लेके आ रहा है। तो ये सिचुएशन बहुत बढ़ रहा है, और ये क्लाइमेट चेंज जो है के कारण, टेम्परेचर राइज के कारण, परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, वो भी आइस होता है हाई एल्टीट्यूड में, सॉयल और रॉक को जो है उसको बाइंड करके रखता है, वो भी डिप्लीट हो रहा है। इसीलिए ऊपर से जो आप देख रहे हैं ना बुलडर्स हो रहे हो, बहुत ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि थोड़ा सा बारिश होने पर भी बहुत ज्यादा आप देखेंगे नदी पूरा वो हो गया है, धुंधला हो गया, और ये सब है। आप इसलिए देखते हैं कि ऊपर से डेब्रिज बहुत ज्यादा आ रहा है। तो हम कह रहे प्लानिंग और गवर्नेंस दोनों ने मिलकर खेल बिगाड़ा है क्या? नहीं, एक तो हमें ये जो फेनोमेनन हो रहा है उसमें साइंस का क्या रोल है उसको समझने की जरूरत है प्लानिंग में, और उसमें मॉनिटरिंग, इन्वेस्टमेंट। देखिए हिमालय इतनी बड़ी चीज है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है देख लीजिए,
इसमें रिसर्च का, इसमें रीजनल कोऑपरेशन का, कंट्री कंट्री में डायलॉग हो के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का। सो ये जितना होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो हम एक तो ये है, दूसरा है कि हम बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, फ्लोटिंग पॉपुलेशन हिमालय में जा रहा है। अगर हम देखेंगे, मेरे को डर ये लगता है, हिंदू कुश हिमालय रीजन जो है आपका में मैंने ये बताया 250 मिलियन लोग हैं, और इंडियन हिमालयन रीजन 11% ही है हिंदू कुश हिमालयन रीजन का, इंडियन हिमालयन रीजन, और उसमें 36% पॉपुलेशन हमारा आउट ऑफ 25 करोड़, ऑलमोस्ट 9 करोड़ इंडियन हिमालयन रीजन में है। तो बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी है लोगों का, एक तो रहने के लिए। सो वी आर हाईली पॉपुलेटेड जी। उससे क्या फर्क पड़ता है? पॉपुलेशन हिमालय रीजन में रहेगा, आप उसे होगा तो आपका रोड नेटवर्क बहुत ज्यादा होगा, आपका लोकल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा यूज होंगे, उसको प्रॉपर प्लान करके उसमें वो नहीं कर पाएंगे। नेचुरल से हम बहुत ज्यादा ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज कर रहे हैं। उसके ऊपर हमारा फ्लोटिंग पॉपुलेशन, टूरिस्ट और पिलग्रिमेज में कितने लोग जाते हैं आप देख लीजिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, और टूरिस्ट देख लीजिए कि सिक्किम में और इसमें इतना फ्लोटिंग पॉपुलेशन आता है। हिमालय का रिसोर्सेस वो पॉपुलेशन काउंट में तो नहीं आता है, लेकिन वो लोग कितना यूज कर रहे हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब भी बढ़ रहा है, इसीलिए डैमेज ज्यादा दिखता भी है, बिकॉज पीपल वहां पहुंच गए वहां। यस यस सर। अब हम लोग सर वहां पहुंच गए। जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मैं इसको थोड़ा सा एक और विस्तार देता हूं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, रोड्स, चौड़ी सड़कें, पहले से ज़्यादा बड़े नेटवर्क जोड़े जा रहे हैं, और बेतहाशा डेवलपमेंट बिना सोचे समझे, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जो बाकी के और राज्य हैं, उन सबको मिला देंगे तो क्या हम अनजाने में डिजास्टर को इनवाइट कर रहे हैं बिना सोचे समझे? मेरे हिसाब से अनजाने तो नहीं है। अगर कोई आप एनवायरमेंटलिस्ट को पूछें तो वो जरूर बोलेंगे कि हम इनवाइट कर रहे हैं, वो बोलेंगे। लेकिन ये जो है कि इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज है, उसको नेशनल मेन स्ट्रीम में लाके स्टेट का प्लानिंग में इसको ले जाने की कोशिश होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अब आप देख लीजिए, अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बुरा बात नहीं है, लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको रन ऑफ द रिवर में, बड़ा बड़ा डैम ना बना के रन ऑफ द रिवर में अगर आप बनाते हैं तो उसमें आपको हाइड्रो पावर भी मिल जाता और ये डैम भी नहीं होता, तो रिस्क भी कम होता। सो टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन हमको छोटे समय में बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा चीज चाहिए और कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। लेकिन सस्टेन, स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो बोलते हैं ना, माउंटेन्स के लिए वो अप्लाई होता है। आप बड़े बड़े 10 मंजिला बिल्डिंग नहीं बना सकते हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है हिल स्लोप में। तो आपको स्मॉल इज ब्यूटीफुल अप्रोच में माउंटेन्स जाना में होना चाहिए। नेचर जो है उसको एज मच इंटैक्ट हमें रखना चाहिए, यही सबसे बड़ी वो है। हमारा टूरिज्म भी रेगुलेटेड होना चाहिए, और टूरिज्म इतना इस गांव में जो है कि होम स्टेज बन रहे हैं, तरह तरह के जो है वेस्ट मैनेजमेंट का इश्यूज आ रहा है हिमालय में। अब इतना ज्यादा वेस्ट मैनेजमेंट। चाइना कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहा है हिमालय में? जो बात हम समझते हैं, चाइना भी समझता है क्या? चाइना टिबेटन प्लेटो में बना रहा है, वो उस साइड है ना, इधर माउंटेन्स में नहीं है, उधर है वो फ्लैट लैंड है, उनका स्टेबल लैंड है। मैंने पहले बोला था ना, यूरो प्लेट में वो स्टेबल में है, तो वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हमारे जैसे स्लोप नहीं है, तो रिस्क उधर उनको हमारे से कम है, नंबर 1। नंबर 2, तिब्बत में कितना पॉपुलेशन, वेरी स्मॉल पॉपुलेशन है। हमारे में मैंने इतना बोला, होल तिब्बत इतना बड़ा है, कितना पॉपुलेशन, बहुत स्मॉल पॉपुलेशन है। तो वो एरिया उन लोगों का हाईली पॉपुलेटेड नहीं है और मच मोर स्टेबल लैंड है। वो हिमालय में स्लोपिंग माउंटेन्स नहीं है, वो ऑलरेडी प्लेटो है उनका, जो है कि मैक्सिमम चीज प्लेटो के लेवल पे हो रहा है जी। सर, जो नेपाल में हुआ उसका खतरा उत्तराखंड में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, बिहार के मैदानी इलाकों में भी है। एकदम हमारा जो है, अगर हम ईस्ट वेस्ट जाएंगे, कश्मीर के ऊपर भी है, लद्दाख, हमारे जहां ग्लेशियर्स, हाई ग्लेशियर वो है, वहां से
इस तरह का आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। आपका उत्तराखंड और नेपाल जो ईस्ट आएंगे तो ज्यादा वल्नरेबिलिटी इसलिए बढ़ता है क्योंकि हिमालयन आर्क में हम ट्रॉपिक के साइड में ज्यादा नीचे आ रहे हैं, और जो है कि आपका जो माउंटेन सिस्टम बना है तो उसमें अगर देखेंगे ईस्टर्न ज्यादा वल्नरेबल है। और इसीलिए आप देखते हैं सिक्किम, उत्तराखंड, नेपाल में बहुत ज्यादा, और रिवर्स भी बहुत इस तरह से टर्बुलेंट हैं, और मेल्टिंग जो है ना, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स आपका वेस्टर्न में स्टिल स्लोअर रेट में है रादर देन वो है देखने में, लेकिन मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स वेस्टर्न में है, वो दैट विल हैव ए ह्यूज इंपैक्ट इन वेस्ट इन कमिंग इयर्स। वहां पे और ज्यादा प्रॉब्लम होगा कि टोटली हमारा इरिगेशन और सब फूड प्रोडक्शन इन वेस्टर्न मोस्टली इन दस आपका 80% जो है कि ग्लेशियर और स्नो मेल्ट से होता है हमारा लद्दाख, कश्मीर। सर बहुत खतरनाक, आपकी बातों से तो बहुत खतरनाक तस्वीर लग रही है शर्मा जी। हाँ, मैं तो सोचता हूँ कि हिमालय को आप बिजनेस एज यूजुअल जो ना छोटा छोटा प्रोजेक्ट देके वो करके होने वाला नहीं है, इसको मिशन मोड में नेशनल लेवल हमारा अब इंडिया सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इंडिया को होना चाहिए। चाइना तो फ्लैटलैंड टिबेटन में है, और हमारा जो है कि हम रिसीविंग जो स्लोपी हिमालय का इम्पैक्ट है वो इंडिया में ब्रह्मपुत्र में भी, गंगा में भी, इंदस में भी हम लोग को ज्यादा होगा। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ साउथ एशिया और इंडिया, हम लोग को ये सब कंट्रीज से मिलके हम लोगों को काम करना चाहिए, इंडिया को जरूर लीड लेना चाहिए, और हमारे जो हिमालयन स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है इसको हम लोग दूसरे तरीके से देखना चाहिए, अलग अलग मिनिस्ट्री नहीं, कोऑर्डिनेटेड वन विंडो लाइक हिमालयन अथॉरिटी टाइप, हाँ, जिससे हम सब चीज को कोऑर्डिनेट करा के ले आगे बढ़ाएं। और हमको हाई एल्टीट्यूड मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एज ए कंट्री, एटलीस्ट जो इंडियन हिमालय साइड में है उसको, जैसे कि हमने सिक्किम में देखा वो विद इन इंडिया हुआ, और हमने केदारनाथ देखा वो विद इन इंडिया हुआ। उस तरह जहां जहां इंडियन है उसमें जरूर हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, वाडिया इंस्टीट्यूट, सब इंस्टीट्यूशंस है, सब कर सकते हैं, लेकिन एफर्ट कंसर्टेड सब मिलके करना चाहिए इंटीग्रेटेड अप्रोच में। सर लास्ट के 2 सवाल पूछ लेता हूँ शर्मा साहब। एक तो ये कि सर जो हम लोग जब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जब देख रहे हैं कि क्या आबादी परेशान होगी, तबाही आएगी, कल को मैदानी इलाके सैंड से भर जाएंगे, डेबरी से भर जाएंगे, ऐसे में कोई एक्शन नहीं लेने में हम नहीं जानते हैं उसके बारे में, या हम अनदेखा कर देते हैं, और इस सूरत में क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कहाँ ले जा रहे हैं, स्पेशली जब माउंटेन की बात आती है? तो मेरे हिसाब से अनदेखा करने का नहीं है, हम प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। नहीं, सबको पता है बिहार में कितना फ्लड्स आता है, हर साल आता है, असम में हर साल आता है, हमें पता तो है। हम अनदेखी इसलिए वो नहीं, हम उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। जब बाढ़ आता है तो वी आर इन रेस्क्यू मोड, हम उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके बारे में रूट कॉज को एड्रेस करने के लिए हम लोग नहीं सोच रहे हैं। हम केवल आपदा को आ जाता है तो एक्शन करते हैं, उसके बाद फिर मॉनिटरिंग सिस्टम पे जैसे एक सवाल आया सर कि मॉनिटरिंग सिस्टम को थोड़ा और बेहतर करना पड़ेगा। मॉनिटर करके क्या करेंगे? मॉनिटर करने में और जनता तक बात पहुंचाने में कुछ मिनटों का फर्क है, इतने मिनटों में तैयारी नहीं हो सकती, लिहाजा उसको उसके भरोसे नहीं रह सकते। मैं एग्जाम्पल दूंगा, 2 एग्जाम्पल। मैं जब इसी मोड में था, एक तो भूटान में इसी तरह से कि ग्लेशियर लेक जो है कि डेवलप हो रहा था, तो हम लोग मॉनिटर कर रहे थे। एक सडन लेवल के बाद वो कभी भी मोरेन ब्रिज हो सकता था, तो वहां के आर्मी से मिलके हम लोगों ने टेक्नोलॉजी देके, भूटान गवर्नमेंट, भूटान डिजास्टर सबसे काम करके वो वाटर वहां से साइपनिंग किया, उसको बढ़ने नहीं दिया, और प्रेशर सब साइपनिंग करके रिलीज किया। तो वो मॉनिटरिंग करके मिटिगेट भी करना पड़ता है। उसी तरह से एक यूएनडीपी का प्रोजेक्ट था नेपाल में, हम लोगों ने उसी तरह से टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हमारा हम लोग निकल के उसी तरह से वहां नेपाल में भी किया। ये टेक्नोलॉजी है,
मॉनिटर कर रहे हैं, तो अगर वो ज्यादा बढ़ रहा है एटलीस्ट लेक वाला, अब जैसे अभी वाला जो ग्लेशियर में और स्लोप में आइस, इसमें तो हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यही कर सकते हैं कि कहीं होने का चांसेस है तो आसार दिखता है। नहीं, ये वाला जो सर ये जो दुर्घटना हुई है, क्या ये प्रिवेंटेबल था? ये बहुत मुश्किल से प्रिवेंटेबल नहीं था, वो तो ऊपर से गिरा ही, लेकिन वो अगर ऊपर हो रहा था तो इस क्विकली वहां से इंफॉर्मेशन जितना जल्दी फ्लो करना चाहिए था उतना जल्दी फ्लो नहीं हुआ। अगर मॉनिटर करते आपका सिस्टम होता तो जल्दी से फ्लो करते। देखिए, मैं अभी आपको एक एग्जांपल बोलूं, अगर नेपाल में फ्लड्स हो रहा है, आजकल सबके पास मोबाइल है, वो है, अगर कोई एक्शन लेना है, बिहार में फ्लड आ रहा है, तो नेपाल अगर वो फ्लड का लेवल बढ़ रहा है तो फिर नेपाल वो विलेज से काठमांडू में इंफॉर्मेशन भेजेगा, वो काठमांडू से फिर वो दिल्ली भेजेगा, दिल्ली से वो फिर पटना आएगा, पटना से वो गांव जाएगा, कितना टाइम लॉस होगा बताइए। वो मैकेनिज्म हमको शेयर करने का मैकेनिज्म को मोर रोबस्ट बनाना है। सर, एक आखिरी सवाल कि अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहा, हम इग्नोर करते रहे, फाइलों में उसको पटक दिया है, तो अगले 10 साल में, 10 से 20 साल, चलिए मैं एक टाइमलाइन बताता हूं, 10 से 20 साल में हिमालय में जो रिस्क फैक्टर्स है उसको कहां आप इंटेंसिफाई होता हुआ देखते हैं? बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। एक तो टेम्परेचर राइज ऑलरेडी मैंने बोला 2030 में ही जो हम 21 में सोच रहे थे वो पहुंच रहा है, तो वो उसके मतलब है कि हिमालय क्षेत्र में जो है कि ऑलरेडी टू हॉट, 1.5 की जगह में 2.1 डिग्री इन जनरल, सम पोर्शन हिमालय में अप टू 5 डिग्री राइज होगा। 5 डिग्री बढ़ेगा तो वो जो है कि कितना जल्दी मेल्ट होगा ग्लेशियर्स बताइए। और ज्यादा वो होगा तो ज्यादा वो लेक जो है बर्स्ट होने का भी ज्यादा चांसेस, प्रेशर आएगा और मोरेन वॉश आउट होगा। अभी सर एक दो दिन के अंदर या हफ्ता, 10 दिन, महीने, 2 महीने में ये जो एक आशंका जताई जा रही है अलग अलग रिपोर्ट्स में कि साहब ऐसा है कि बाढ़ तो आ गई लेकिन वल्नरेबिलिटी इतनी हाई है कि आगे जो एक बैरियर लेक, जो बेशक आप ज़्यादा समझेंगे हमसे, बैरियर लेक बन रहा है जिसका खतरा आने वाले समय में बना रहेगा। क्या कहते हैं आप? वो एकदम वो जिस नदी में ये हुआ था, पहले एक जोक में तो सब चला गया, उसके बाद तो ऊपर से मेल्ट होके ऊपर से आ रहा है ना, वहां पे ऑलरेडी जो है कि ब्लॉकिंग होके लेक बन गया है। 20 से 30 लाख क्यूबिक पानी वहां जम गया है। अगर वो फिर ब्रीच होगा, आज थोड़ा थोड़ा निकल रहा था पानी, अगर वो ब्रीच हो गया तो उसी तरह से और पानी आएगा। ये 20 से 30 लाख जब क्यूबिक बोलते हैं तो कितना वॉल्यूम होता है वाटर का? बहुत जानलेवा होगा। बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए कि आपने वो देखा केदारनाथ में हुआ था बाढ़, और आप जाके नीचे जो है कि आपका लक्ष्मण झोला और ऋषिकेश में तक इतना भयंकर इम्पैक्ट दिख रहा था उस समय। तो आप सोच लीजिए पानी कहाँ से आ रहा है, लेकिन कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जैसे कि बरसात के समय है वो कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। एक तो उसके साथ जो पानी है और उसके साथ जो डेब्रिज है वो बढ़ते जाता है, जितना नीचे आता है एक थ्रेशोल्ड तक इतना ज्यादा बढ़ेगा कि वो बहुत ज्यादा, जैसे कि त्रिशूली बाजार में जो हुआ वो कैस्केडिंग इम्पैक्ट से और ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट हुआ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.